हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। तो यहाँ पर ही मैंने डायग्राम बना रखा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो हमें आउटर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं उसको। उसके बाद इसमें ये जो शेडेड पोर्शन है वो एक फ्लूइड होता है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। कलरलेस फ्लूइड होता है ये। फिर ये है यहाँ पर लाइजोसोम्स जो होते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को कंटेन करते हैं। वैक्यूल्स एक एम्प्टी स्पेस होती है। फिर न्यूक्लियस जो है वो सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है ये। और इसके अंदर ये जो एक और छोटा सा पार्ट आ रहा है, ये एक स्फेरिकल बॉडी होती है, इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इस पे जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर है यहाँ पर गोल्गाई बॉडी। ये एक ट्यूबुलर टाइनी सा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग गोल्गाई बॉडी कहते हैं। इसके ही जैसा सा एक और स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर सा थ्रेड लाइक सा ही होता है। अगर ये ऐसी सिंपल सा है तो हम इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लेकिन अगर ये राइबोसोम से अटैच होता है, जो डॉट नजर आ रहे हैं हमें छोटे छोटे, वो राइबोसोम्स हैं। यहाँ पर ही हमने अलग से राइबोसोम दिखाए हैं छोटे छोटे डॉट करके। वो डॉट्स यहाँ राइबोसोम अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये लास्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस होता है। सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन है ये इसका। अब इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि मैं बताया था कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, थिन होती है, इलास्टिक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है ये, और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स या फिर आइंस को अंदर या बाहर सेल से आने जाने देती है। सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स और आइंस को ये अलाउ करती है एंट्री और एग्जिट, क्योंकि सेल के अंदर का जो पार्ट होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। वो हर एक चीज को अलाउ नहीं कर सकता अंदर आना जाना। और ये लिविंग होती है लेयर, ये यही है अभी बताया, एंट्री और एग्जिट। फिर है कि ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। कुछ पार्ट इसमें कार्बोहाइड्रेट का भी होता है। सम सब्सटेंसेस लाइक कुछ सब्सटेंसेस होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो मूव कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का मतलब यही होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है क्योंकि ये खुद ब खुद होता है, हमारी मर्जी से नहीं होता, अपने आप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बताती हूँ कि ये एक सेल है और इस सेल के अंदर CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और सेल के बाहर CO2 की कंसंट्रेशन कम है। तो अब कहाँ मूवमेंट होगा, वो कहाँ जाएगा? जाहिर बात है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पर ये बाहर निकल जाएगा। CO2 क्या हुआ? बाहर निकल गया, मतलब CO2 ने सेल को छोड़ दिया। डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ है यहाँ पर, ज्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गया। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ने सेल को छोड़ दिया थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि कोई भी सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट होता है जिस चीज को हम डिसॉल्व करते हैं और जो कि कम अमाउंट में होती है, और सॉल्वेंट जिसके अंदर हम डिसॉल्व करते हैं, जो लिक्विड पोर्शन होता है और ये अमाउंट में ज्यादा होता है। अब सॉल्वेंट में हम लोग वाटर ले सकते हैं और सॉल्यूट की जगह शुगर ले सकते हैं या फिर सॉल्ट। फॉर एग्जांपल वाटर में हम लोग शुगर या सॉल्ट मिलाते हैं, तो एग्जांपल समझ में आएगा। पानी ज्यादा लेते हैं, चीनी या शुगर घर में कभी भी मिलाई होगी तो वो कम अमाउंट में ली जाती है। अब यहाँ पर है कि मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब वाटर का जो मूवमेंट होता है इस प्रोसेस में डिफ्यूजन के जरिए, उसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि सेल एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को थ्रू ऑस्मोसिस। हाइपरटोनिक जो है ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कि सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है और सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होती है। सॉल्यूट लाइक शुगर या सॉल्ट और सॉल्वेंट मतलब कि वाटर वगैरह। आइसोटोनिक में तो कुछ नहीं, यहाँ तो नॉर्मल रहता है क्योंकि दोनों की अमाउंट इक्वली ले लेंगे। हाइपोटोनिक में इसका अपोजिट होता है ऊपर वाले का, कि यहाँ पर सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होती है
और सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है। इसके लिए बुक में एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी गई है रेजिन को लेकर। क्या होता है कि हम लोग एक ग्लास में पानी लेते हैं और उसमें कुछ रेजिन डाल देते हैं। ऐसा अक्सर लोग करते हैं कि रेजिन डाल देते हैं तो रेजिन जो है पानी में वो स्वेल हो जाती हैं, लेकिन वो स्वेल कब होंगी? स्वेल होंगी वो इस कंडीशन में जिसमें कि हमने सॉल्वेंट ज़्यादा लिया है, ये वाली कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर रेजिन्स जो हैं वो स्वेल हो जाएंगी क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा और यहाँ पर जो रेजिन्स हैं वो स्वेल हो जाएंगी। तो यहाँ पर रेजिन्स जो होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं। और इसका अपोजिट होता है, यहाँ पर सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर जो है रेजिन ज़्यादा हैं और पानी जो है वो कम है, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से रेजिन स्वेल तो हो नहीं पाएंगी बल्कि रेजिन्स श्रिंक हो जाएंगी यहाँ पर। और इस कंडीशन में तो नॉर्मल रहेगा क्योंकि हम दोनों का अमाउंट इक्वल लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है अगर हमारी अमाउंट में फ़र्क आ जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेल वॉल पर। सेल वॉल का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ये कि ये जो है प्लांट सेल में ही होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग से ये सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये यहाँ पर कि ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। वो लिविंग थी लेयर और ये नॉन लिविंग होती है। यहाँ पर ये जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है और ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन वगैरह की बनी हुई होती है। ये जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन थी, लेकिन ये जो है वो रिजिड होती है और ये फ्रीली परमिएबल भी होती है। वो सिर्फ कुछ ही आयंस और मॉलिक्यूल्स को एंटर और एग्जिट करती है सेल में, लेकिन प्लांट सेल में यहाँ पर ये फ्रीली परमिएबल होती है और ये किसी भी आयन या मॉलिक्यूल का इजीली अंदर आना जाना ये कर देती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन भी होता है कि ये सेल को शेप मेंटेन करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और जो इन और आउट हो रहा है, सेल का एंटर और एग्जिट हो रहा है, उसके मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आउटर और इनर 2 लेयर्स होती हैं इसके अंदर। मैंने बताया था डायग्राम में कि ये लार्जेस्ट पार्ट होता है सेल स्ट्रक्चर का, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर न्यूक्लियस इन कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है। इसको हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यह है न्यूक्लियस का डायग्राम। बहुत अच्छा नहीं बनाया है मैंने, पर ट्राई किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं, हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा है। ये हमने सेल के डायग्राम में भी देखा था कि ये ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। देखिए, लेकिन इससे राइबोसोम्स अटैच हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा। ठीक, उसके बाद हम ऐसे देखते हैं यहाँ से, ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पर ये न्यूक्लियर एनवेलप देख रहे हैं हम। पहले हमें न्यूक्लियर एनवेलप नजर आ रहा है। ये न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है ना, ये भी डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है। ये इसकी एक मेम्ब्रेन हो गई, इसकी 2 मेम्ब्रेन हो गई, डबल मेम्ब्रेन होता है। ये पूरे न्यूक्लियस को कवर करे हुआ होता है। कुछ जगहों पर ये जो इसकी कंटिन्यूटी है, ये यहाँ पर जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इससे अटैच है ना, इससे कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इससे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी निकल जाता है कुछ कुछ जगहों पर। और कहीं इसमें पोर्स होते हैं, जैसे हम लोग न्यूक्लियर पोर कह रहे हैं। न्यूक्लियर पोर जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं मटेरियल का एंट्री और एग्जिट। यहाँ पर ये न्यूक्लियर पोर की वजह से होता है। ये खाली जगह है ना, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स और आयंस अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। उसके बाद इसमें ये एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये सेल डिवीजन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियोलस जो होता है, और इसकी पोजीशन न्यूक्लियस में फिक्स होती है। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म एक कलरलेस लिक्विड होता है, यहाँ बता रखा है। ये जो शेडेड पोर्शन में नज़र आ रहा है, ये एक कलरलेस लिक्विड होता है न्यूक्लियस के अंदर, और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि राइबोन्यूक्लियस, अल्कलाइन फॉस्फेट, ये लिखा हुआ है यहाँ पर वगैरह। फिर है यहाँ पर क्रोमैटिन, ये एक कॉइल्ड थिन फाइबर्स, ये जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ना, इसको हम लोग क्रोमैटिन कह रहे हैं।
ये डीएनए और प्रोटीन वगैरह को कंटेन करता है और क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स को फॉर्म करता है। इसके फंक्शन होते हैं कि ये न्यूक्लियस के कि ये जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, सेल का डिवीजन करता है, और जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें होता है सबसे ज़्यादा सेल का डिवीजन जो है वो न्यूक्लियोलस में होता है। ये यहाँ पर आरएनए का सिंथेसिस होता है, कंट्रोल करता है वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल को, मतलब सेल के अंदर जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ये उन सबको कंट्रोल करता है। इसके इन्हीं सब फंक्शंस की वजह से मैंने यहाँ लिखा है कि इसे कंट्रोलिंग सेंटर कहा जाता है न्यूक्लियस को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें क्रोमोसोम्स भी होता है। क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं बताया मैंने कि क्रोमोसोम्स जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है एक सेल से दूसरे सेल की तरफ। क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आगे पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। क्रोमोसोम कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर में होता है, इसकी 4 पेयर्स में होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में जो है 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। इस वे में थोड़ा टेढ़ा बन गया है लेकिन ठीक से नहीं बना है, पर इसी तरीके से हमें नज़र आता है ये। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो एक कलरलेस जिलेटिनस लिक्विड होता है ये सेल के अंदर, और इसके अंदर वाटर, सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं। ये हमें डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और शेप भी प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म जो है कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह को स्टोर करता है ताकि वो सेलुलर प्रोसेस में काम आएंगे, तो ये स्टोर करता है कुछ मॉलिक्यूल्स को ताकि वो सेलुलर प्रोसेस में काम आ सकें। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।